हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण एवं की एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक को बच्चों कंप्लीट करा दिया था। यानी 3.1 के जब आज हम बच्चों सवाल करेंगे और इन सवालों को करने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको बिल्कुल जड़ से हमने समझा था इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस बेसिक वीडियो को देखेंगे तो आप इस एक्सरसाइज में जो भी काम करेंगे वो आपको 101% समझ में आ जाएगा। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी और आपको कम समझ में भी आ सकता है। इसलिए बेसिक वीडियो बच्चों जरूर देखा करो, ठीक है। हम हर एक्सरसाइज का बेसिक अगर होता है तो जरूर कराते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। और अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करा चुके हैं। उन वीडियो को अगर आपने देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ या उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम जो बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में वो 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं बच्चों लैंग्वेज वाले प्रश्न। और मैंने अक्सर कर देखा है कि लैंग्वेज वाले प्रश्नों में बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो उनका क्लियर यही रहता है कि एक तो वो सवाल को नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, सवाल का मीन्स नहीं समझते हैं एक्चुअली सवाल कह क्या रहा है, और उनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए हम बेसिक को पहले कराते हैं, उसका सारी चीज़ों को तोड़ के बिल्कुल जड़ से समझाते हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो यार अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने क्लास के स्टूडेंट को भी बताइएगा कि यहाँ पर 10th क्लास की 2022 के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। उस लेवल से आपको पढ़ाएंगे पूरे साल। 2022 में आप मैथ में 90+ ही नंबर लेकर आएंगे, यकीन मानिएगा। और आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला प्रश्न है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, समझते हुए पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आफताब, पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब है और वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुना था आयु में। और अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल आगे की बात हो रही है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से, यानी इस समय से 3 साल आगे फ्यूचर में 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? आफताब। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है। तो ये बताना है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी इस लैंग्वेज को पढ़ के हमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म बना लें, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं? बीजगणितीय समीकरण। हमें बीजगणितीय समीकरण बनाने और फिर उनको ग्राफ पर भी हमें दर्शाना है। ये बच्चों हमसे कहा है इसमें, ठीक है। तो कैसे ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए पहले हमें उनकी उम्र का पता होना बहुत बेहद जरूरी है, वो भी वर्तमान उम्र। लेकिन आफताब की वर्तमान उम्र प्रश्न में तो दी नहीं है, ना उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र दी है। तो जब नहीं दी है तो हम मानते हैं ऐसे प्रश्नों में, क्या मानते हैं? मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ मानेंगे आफताब की वर्तमान उम्र। माना आफताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष, यानी आफताब जो है इस समय x वर्ष का है, ठीक है। तो यहां पर हम ग्राफ भी बनाएंगे तो चीजों को ध्यान से समझिएगा अभी से, ठीक है। तो आफताब की हमने वर्तमान उम्र, यानी इस समय हमने मान लिया कि आफताब इस समय x वर्ष का है, और आफताब की पुत्री की, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र, यानी उसकी पुत्री जो है इस समय हमने मान ली कि वो y वर्ष की है, ठीक है। कितने वर्ष की है? y वर्ष की है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर शर्तों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और देखिएगा इस सवाल में ये जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना, ये जो हिंदी लिख रहा हूँ, ये हिंदी भी बेहद जरूरी होती है। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिख कर आएंगे तो आपके इसके नंबर बोर्ड में कट जाते हैं।
तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, आपको समझ के चलना है सारी चीजें, ठीक है। तो हमने आफ्ताब की वर्तमान उम्र मान ली x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान ली हमने y वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है बच्चों, प्रश्न में क्या कहा है, पहली शर्त, 2 शर्त हैं इसमें, तो हम फर्स्ट शर्त की बात कर रहे हैं। फर्स्ट शर्त क्या है, किताब में ध्यान से पढ़िए। आफ्ताब ने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये है शर्त। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस बात को कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। यानी आफ्ताब मीन्स एक्स, आफ्ताब क्या है, आफ्ताब एक्स ही तो माना है हमने, और पुत्री वाई, यानी एक्स कह रहा है वाई से, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी भाषा को पढ़कर बीजगणितीय समीकरण बनने वाली है, इसलिए ये चीज अपने आप में बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा भी है, क्योंकि लिखकर आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो मैं पूरा यहाँ पर लिख के समझाऊंगा, इसी लाइन से पहली बीजगणितीय समीकरण बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, आफ्ताब का मतलब है एक्स और उसकी पुत्री का मतलब है वाई। तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। किन 2 लोगों के बीच में, एक तो आफ्ताब और उसकी पुत्री, उन दोनों के बीच में बात हो रही है। आफ्ताब बोले तो एक्स, पुत्री बोले तो वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स और यहां लिख लेते हैं वाई, क्योंकि एक्स और वाई यानी आफ्ताब की वर्तमान उम्र और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। तो अब देखिए यहां पर देखिए कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इस बात को कह कौन रहा है, प्रश्न को पढ़ो और ध्यान से समझो, इस बात को कौन कह रहा है, इस बात को कह रहा है आफ्ताब। कौन कह रहा है, आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी किससे, पुत्री से 7 गुनी आयु का था। यानी कौन कह रहा है, आफ्ताब, मतलब एक्स कह रहा है। एक्स कह रहा है वाई से, क्या कह रहा है कि एक्स बोल रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे, यानी पुत्री से, यानी वाई से 7 गुनी आयु का था। कौन, एक्स, यानी आफ्ताब, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों, शब्द मैंने आपको बताया था, अगर पूर्व शब्द आए, क्या है, पूर्व, मैंने आपको बताया था कि यदि पूर्व या पश्चात, नहीं पूर्व मतलब पूर्व या पहले शब्द आता है तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो भाई 7 साल पहले की बात हो रही है, तो इस समय बात कर रहे हैं और 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है तो 7 साल पहले जाना पड़ेगा। 7 साल पहले कैसे जाएंगे, 7 साल पहले मतलब पीछे जो गुजरे हुए 7 साल है, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया था कि अगर सवाल में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो माइनस करते हैं। तो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो उसके लिए इन दोनों को 7 साल पहले भेजना पड़ेगा भाई। तो भेज दो इन दोनों को 7 साल पहले, ये चले जाएंगे। तुम जा सकते हो, तुम भी जा सकते हो। कैसे, देखिए ऐसे, एक्स जो उसका जो आफ्ताब है उसकी इस समय x वर्ष का, ये इस समय, तो 7 साल पहले कितने का होगा, तो इसमें से 7 घटा दो, इतने का होगा। ऐसे ही उसकी पुत्री इस समय y वर्ष की है, तो 7 साल पहले कितने की होगी, तो 7 घटा दो। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि पूर्व या पहले शब्द है तो घटाते हैं। और वैसे भी देखो यार, हम इस समय हैं और अब से 7 साल पीछे जाना चाहते हैं, तो 7 साल कम ही तो करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए आप इस समय 15 साल के हैं और मैं कहूँ 7 साल पहले चलना है आपको, तो 7 साल पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 7 घटाना पड़ेगा, यानी 8 साल। जब आप 8 साल के होंगे तब की बात हो रही है, यही तो बात हो गई। तो ऐसे ही 7 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए दोनों को 7 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा पहले। तो घटा के 7 साल पीछे पहुंच गए। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पे आ गए। मैं यानी ये, तुमसे यानी इससे 7 गुनी आयु का था। कौन, यही तो कह रहा है, ये कह रहा है इससे। ये बात ध्यान दीजिए, आफ्ताब यानी x, पुत्री यानी y से। ये कह रहा है इससे कि मैं तुमसे
7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। कौन? मैं, यानी ये 7 गुनी आयु का था। कब? 7 साल पहले। ये कह रहा है इससे कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब? 7 साल पहले। तो ये 7 गुनी आयु का था। प्रश्न में कह रहा है ये 7 गुनी आयु का था और मुझे करने ये दोनों बराबर। तो भाई ये तो 7 गुनी आयु का है, अगर मैं इसको भी 7 गुनी आयु का कर दूं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा है कि ये 7 गुनी आयु का था। तो यार अगर इसको भी 7 गुना कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए एक के पास 20 रुपए ज्यादा हैं तो दूसरे को भी 20 दे दो भाई, तो बराबर हो जाएंगे। ये तो हो गया इसका मतलब। तो ये 7 गुनी आयु का था तो इसको भी 7 गुनी आयु को कर दिया, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो बस यहाँ पर बराबर ही करना होता है। तो ये आपस में क्या हो गए? या बराबर हो गए। अगर आप ये चीज सीख गए बराबर करना तो आपके जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं जितने भी हैं सब खत्म। क्योंकि बच्चा यहीं गिर जाता है, यहीं बेहोश हो जाता है, यहीं लोटपोट हो जाता है बच्चा। क्या ये क्या कह रहा है, किसमें गुणा करना है, किसमें भाग करना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन चीजों को अगर आप समझेंगे और एक एक चीज को तोड़ के समझेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। समझे? आ जाओ। तो क्लियर ना? आफताब पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये तो 7 गुनी आयु का है, प्रश्न में कहा है इसको और 7 गुनी आयु को कर दो, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। बस यहीं से बनेगी बीजगणितीय समीकरण। तो अब देखो ये तो x - 7 है और 7 का करेंगे y में तो 7y और 7 का करेंगे -7 में 7 7 49। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो x जब ये 7y प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 7y और ये माइनस का 7 तो है, ये माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 बराबर 0। तो भैया x माइनस के 7y और 49 में से घटाओ 7 तो कितने बचेंगे? प्लस के 42, जो कि प्लस के बड़े हैं। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। तो ये पहली बीजगणितीय समीकरण आ गई। ये आप देख लीजिएगा आंसर में, एक तो आंसर ये आ रहा होगा क्योंकि बीजगणितीय समीकरण पूछी थी तो एक तो आ गई, अभी एक और निकालनी है। ठीक है, अभी एक और निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी ये चीज यहाँ तक क्लियर ना? क्योंकि ये चीज क्लियर तो बिल्कुल ऐसे ही अभी हमें आगे काम और करना है। अगर कोई दिक्कत भी आई हो ना 1% भी तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस कीजिएगा। 101% क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। लेकिन चीज़ों को समझना प्यारे, ठीक है? समझा रहा हूँ तो समझना, तभी क्लियर होगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये पहली बीजगणितीय समीकरण आ गई। ये पहली शर्त थी तो पहली बीजगणितीय समीकरण। अब दूसरी शर्त पढ़ो क्योंकि सवाल अभी पूरा नहीं पढ़ा है हमने, आधा रह गया है, आधा और पढ़ना है। दूसरी शर्त क्या है देखिए। अब सेकंड शर्त को पढ़ेंगे यहाँ पर हम, ठीक है? किसको पढ़ेंगे? सेकंड शर्त को। क्या कह रही है सेकंड शर्त, उसको ध्यान से पढ़ियो किताब में, ठीक है? आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। आगे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यहां से पढ़ो, अब से 3 वर्ष बाद। कौन कह रहा है? अभी भी आफताबी कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है। ये बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है इस बात को? आफताब कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है, यानी x कह रहा है y से। क्लियर ना? चलिए तो देखिए यहां पर भी वही x और y, यानी आफताब x पुत्री y में बात हो रही है तो x और y, ठीक है? अब कह रहा है आफताब कह रहा है यानी x कह रहा है। किससे कह रहा है? y से, यानी अपनी पुत्री से। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, बाद शब्द आ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर बाद शब्द आ जाए या पश्चात शब्द आ जाए तो इसका मतलब है हमें प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। तो 3 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात हो रही है, 3 साल आगे जाना है। तो भैया 3 साल आगे जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। मान लीजिए इस समय आप 15 साल के हैं, 3 साल आगे की बात कर रहे हैं आप, तो जब 18 की बात कर रहे हैं आप तो 3 साल जोड़नी पड़ेंगी, तो आगे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो 3 साल पहले, तो भैया इन दोनों को 3 साल आगे ले जाओ, क्योंकि 3 साल आगे की बात कर रहे हैं ये लोग। तो 3 जोड़ दो भाई, 3 जोड़ देंगे। इस समय ये x का है, कौन? आफताब। 3 साल जोड़ दो
तो 3 साल बाद किसका होगा, x प्लस 3 का होगा। इस समय इसकी पुत्री y वर्ष की है, 3 साल बाद कितने की होगी, 3 जोड़ दो, y प्लस 3 की होगी। ठीक है, ये तो पहुंच गए 3 साल आगे। अब क्या कहा है 3 साल आगे जाके इसने, 3 वर्ष बाद मैं, यानी आफताब कह रहा है, यानी x कह रहा है कि मैं तुमसे, यानी अपनी पुत्री से कह रहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, आफताब। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से, बात को ध्यान से समझिए, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, आफताब रह जाएगा। ठीक है, आफताब ही तो कह रहा है, तो ये 3 गुनी आयु का होगा। तो भाई ये तो 3 गुनी आयु का होगा, अब मुझे करना है इन दोनों को बराबर, तो इसको भी फिर 3 गुना कर दो, क्योंकि 3 वर्ष बाद ये 3 गुनी आयु का होगा। तो ये तो 3 गुनी आयु का होगा, प्रश्न में कहा है। तो अगर हम इसको भी 3 गुना कर दें तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, और बराबर ही करना होता है हमें। समझ में आ गया। आफताब कह रहा है पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये तो 3 गुनी आयु का रह ही जाएगा, प्रश्न में कह रहा है, तो इसको 3 गुना कर दो, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। क्योंकि ये तो 3 गुनी आयु का है, इसको भी 3 गुना कर दिया, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहां से बनेगी आपकी दूसरी बीजगणितीय समीकरण। ठीक है, तो क्या करना है, ये तो x प्लस 3 है ही है, 3 का गुणा करो y में, 3y, 3 का करो प्लस 3 में, 3 3 9। तो यहां से अब देखिए, अब क्या करिए, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये x तो है प्लस x तो है। अब देखिए, जब ये जो y है आपका प्लस का 3y है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 तो है, और जब ये 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, जब ये 9 इधर आएगा तो ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 कितना बचा, -6 बराबर 0। ये आ गई आपकी दूसरी बीजगणितीय समीकरण। कौन सी बीजगणितीय समीकरण आ गई, सेकंड वाली। ठीक है, तो हमें दोनों की बीजगणितीय समीकरण निकालनी थी, तो बीजगणितीय समीकरण तो हमने निकाल दी। ठीक है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमसे सवाल में ये कहा था ना कि बीजगणितीय समीकरण बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, तो ये बीजगणितीय समीकरण तो होती है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आई होगी तो वीडियो को रिपीट मार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दी, अब ग्राफीय रूप में और इसको व्यक्त करना है, तो उसके लिए हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको बेसिक में बताया था पिछले वीडियो में। पहले हमें इसके 2 हल निकालने पड़ेंगे, कम से कम 2 हल, 2 से कम हो जाता है, 2 से कम ना हो, और इसके भी 2 हल निकालने पड़ेंगे। फिर इन दोनों को XY प्लेन पर दर्शाएंगे और वहां ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, वहां पर आपका क्वेश्चन जाके समाप्त हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो अब इन्हें ग्राफ पे दर्शाने के लिए इनके हल कैसे निकालेंगे ये चीज समझ लीजिए। पहले हल कैसे निकालेंगे, तो इसे हटा देते हैं आप इधर से ना। तो हल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ये मैंने आपको वैसे बता दिया बेसिक में, यहाँ भी समझिए, क्योंकि ये चीज़ सब चीज़, ये जो जितना भी हम प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं ना, ये आने वाली एक्सरसाइजों में भी होगा, इसलिए अभी ध्यान से समझ के चलिएगा आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हल निकालने के लिए समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो ये समीकरण 1 ये है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, x तो है, ठीक है, और बराबर इस -7y को आप उधर ले जाओ। तो जैसे ये -7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। और इधर ये किसका है, 42 माइनस का है। जब ये उधर जाएगा 42 तो उधर जाके माइनस का 42 हो जाएगा। कितने का, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये x का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 7y माइनस 42। अब यहाँ से 2 हल निकालने पड़ेंगे। हल कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक टेबल बना लीजिए। पहले आप क्या बना लीजिए, एक टेबल। ठीक है, क्या बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। और इस टेबल में एक रख लीजिए x और एक रख लीजिए y, क्योंकि x और y की तो मान हमें निकालने हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से y की जगह वैल्यू लगाइए। आप चाहो तो आप x की जगह भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आप y की जगह वैल्यू लगाइए और सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन वैल्यू रखने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है y की कि सॉल्व करके जो x का मान है वो पॉइंटों में ना आए। कोशिश ये कीजिए पॉइंटों में ना आए। लेकिन कोई कोई सवाल बड़ा बदतमीज होता है, कुछ भी कर लो पॉइंटों में ही आंसर आता है, तो वो एक मजबूरी है। लेकिन जब हम पॉइंट से बच सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा पॉइंट से आप बचो,
क्योंकि देखिए आंसर तो पॉइंट से भी आ जाएगा, बट आप लोगों के गलती करने के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ पॉइंटों को अवॉइड कीजिएगा, ठीक, कोशिश कीजिएगा उनसे बचने की। तो आप y की वैल्यू सोच समझ के ऐसे रखिएगा कि सॉल्व करके जो x की वैल्यू है वो पॉइंट पे ना आए, और y की वैल्यू भी पॉइंट पे मत रखिएगा, एक बात। और दूसरी बात क्या, ऐसी वैल्यू रखिएगा y की कि y और x के मान दोनों लगभग आसपास ही आए। ऐसा ना हो कि y का मान आ रहा है 1 और x का मान आ रहा है 40, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। हाँ 2 3 4 5 का अंतर तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू रखनी है और बड़ी बड़ी वैल्यू ना आए। कोशिश ये कीजिएगा कि छोटे छोटे मान आए दोनों के, जैसा कि मान लीजिए 10 के अंदर अंदर आ जाए, x का मान 5 आ गया, y का मान 6 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। ऐसे ना है कि x का मान 40, y का मान 50, x का मान 30, y का मान 20। जब आप ग्राफ पे डंडे खींचेंगे तो 20 डंडे खींचेंगे या 40 डंडे खींचेंगे तो आपका पेज भी छोटा पड़ जाएगा प्यारे। इसलिए मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, पहले ही बता के चल रहा हूँ कि एक तो कोशिश कीजिएगा एक्स वाई के मान पॉइंट में ना आए, और दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू ना आए, और नजदीक ही आए छोटी छोटी वैल्यू आए। ऐसा सोच समझ के वैल्यू रखिएगा, ठीक है। देखिए रखते हैं इसमें, अपनी तरफ से रखेंगे कुछ भी। अगर मैं यहाँ y की जगह मान लीजिए लगा देता हूँ 0, तो y का मान तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन x का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 एक बड़ी संख्या नहीं हो गई, इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे। आंसर 0 से भी आ जाएगा, बट ग्राफ खींचने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा काम क्यों करो, आगे जाके प्रॉब्लम हो, पैसे सोच के चलो। तो यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू रखो कि x y के मान आसपास आए। तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह लगा दूँ, मान लीजिए 5, y की जगह लगा दूँ 5, तो 5 सत्ते 35 और ये माइनस के 42, तो x का मान 7 आएगा, तो y का मान 5, x का मान 7 आ जाएगा। तो नज़दीक आ रहे हैं ना, छोटी वैल्यू हो गई। तो बस तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि y बराबर 5 रखने पर, तो लगाइए इसमें, तो x बराबर 7 और y की जगह 5 माइनस 42, तो x बराबर 7 पंजे 35 माइनस 42, तो x बराबर 35 में से गए 42, तो माइनस के बड़े माइनस के 7 आ गए। तो भैया x की वैल्यू आ गई -7, कब, जब y की वैल्यू लगाई हमने 5। तो हल क्या आ गया, माइनस के 7,5, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, एक हल आ गया। ऐसे दूसरा हल और निकालना है, अभी क्या निकालना है, दूसरा हल। तो अब क्या करेंगे, y की जगह एक और वैल्यू लगाओ, कोई सोच समझ के लगाना, ऐसी कि पॉइंट में आए और दोनों छोटी वैल्यू आए, आसपास आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह लगा दूँ, मान लीजिए माइनस का तो नहीं, आप लगाओ यहाँ पे 6, क्योंकि 6 सत्ते 42 और ये भी 42 है, तो 0 आ जाएगा लगभग, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो y बराबर 6 रखने पर, तो रखिए x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, तो x बराबर 7 6 42 माइनस 42, तो 42 में से 42 गए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो भैया जब y का मान लगाया 6 तो x की वैल्यू आई 0, तो हल क्या आ गए 0,6। तो इस तरीके से ये पहली बीजगणितीय समीकरण के हमने 2 हल निकाल लिए। ऐसे ही आपको इसके 2 हल निकालने, फिर ग्राफ बनाना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब देखिए उसके लिए थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, ये रही। यहाँ से आप x का या y का मान निकाल लो, तो x का मान निकाल लेते हैं, आप चाहो y का भी निकाल सकते हो। अब देखिए इस -3y को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 6 है, जब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? बस अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये ऊपर वाला कहीं लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये x और ये y। अब देखिए यहाँ पर अपनी तरफ से y की जगह वैल्यू लगानी है कुछ भी, और ध्यान क्या रखना है कि x y के मान नज़दीक आए, पॉइंट के ना आए, ज़्यादा बड़े ना आए, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ y की जगह लगा दूँ, मान लीजिए y की जगह लगा दूँ यहाँ पर 1, y बराबर 1 रखने पर, माइनस का 1 लगाओ, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1, तो x बराबर 3 गुणा -1 प्लस 6, तो x बराबर 3 का -1 में -3 प्लस 6, तो x की वैल्यू 6 में 3 हुए 3। तो भैया y की वैल्यू लगाई -1, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। तो क्या आ गए 3, -1, एक हल आ गया। दूसरा हल, एक और मान लगाओ y का अपनी तरफ से, तो क्या लगा सकते हैं, -2 लगा दें, तो y बराबर -2 रखने
पर, कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी, जरूरी नहीं आप -2 रखें, आपके मन में आ रहा कुछ और रख दीजिएगा, बस जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो x बराबर 3 गुणा x की जगह -2 और ये +6, तो 3 दूनी -6 +6 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो भैया y की वैल्यू लगाई हमने -2, तो x की वैल्यू आई 0, तो यानी कि 0, -2। तो इस तरीके से ये दूसरी वाली जो बीजगणितीय समीकरण, इसके भी दोनों हल आ गए और इसके भी दोनों हल आ गए। अब हम आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। क्या खींचना है, हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें हल चाहिए। तो समीकरण 1 के हल क्या है, समीकरण 1 के हल क्या है, समीकरण 1 के हल है, एक तो है आपका -7,5 और दूसरा हल है आपका 0,6। ऐसे ही समीकरण 2 के हल क्या है, पहला हल निकाला है हमने 3,-1 और दूसरा हल है 0,-2। ठीक है, अब हम आराम से ग्राफ बनाएंगे। हमने इन हलों को यहाँ साइड में क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ हमें जगह खाली चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इनको अब हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। बिंदु हमारे पास आ गए, मेन थे बिंदु। ठीक है, अब हम यहाँ पर आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चीज़ें क्लियर तो हो रही है ना, आप किस तरीके से हम हल निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो भैया आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले आप मुझे ये बताइए, पढ़ाई कर रहे हो घर पे नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो घर पे नहीं कर रहे हो, पढ़ लो भाई साहब, नहीं दिख रहा है ये, बहुत पढ़ाई लगाता हूँ मैं भाई, क्यों है आपकी पिटाई लगाने के लिए लेकर आया हूँ मैं। आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना बेहद ज़रूरी है, वरना पिटाई लगाना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ऑफलाइन की पूरी फीलिंग आ जाएंगी प्यारे, डंडा हाथ में होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली ये आपकी पिटाई के लिए नहीं है, आप डरिए मत, डर गए हैं, ये इसलिए है कि एक्चुअली जो स्केल था ना, स्केल से यहाँ लाइन खींचता, स्केल छोटा पड़ जाता है, लेकिन बोर्ड बड़ा है हमारा, तो इस वजह से स्केल भी बड़ा होना चाहिए। तो यार इतना बड़ा मुझे स्केल तो मिला नहीं, तो इसीलिए मैं इसकी जुगाड़ कहीं देखने लगा, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा काम हो जाए। और असली बात बताऊं, आपकी कल वीडियो इसी बात पे नहीं आई थी, क्योंकि यार इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मुझे पता था ग्राफ बनेंगे बड़े बड़े, तो ग्राफ खींचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम आराम से काम कर सकें और आपको 100% समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने यार क्या करूं, तो फिर मैं एक जगह गया, ये लेके आया आपके लिए लकड़ी, इसी का मैंने यार स्केल बना लिया आपके लिए, क्या करें। ठीक है, तो कभी कभी पिटाई लग जाएगी प्यारे, पढ़ लेना। ठीक है, तो इसलिए है डंडा। ठीक है, कि हम ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकें। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए भाई लकड़ी महोदय काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए इस तरीके से कुछ खींचेगा भाई ना, फिर वाई एक्सिस खींच लीजिए, ये वाई एक्सिस खींच गई, आप एक्स एक्सिस और खींच लीजिए। आप लोग जब एग्जाम में बनाएंगे तो भाई बहुत साफ सुथरा अच्छा बना के आइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ देखी जाती है। और आप स्केल से बना के आ रहे हैं, बहुत साफ सुथरा बना के आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। ये जानते हैं सब लोग, एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स डैश यानी नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और वाई डैश यानी नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा मूल बिंदु, यानी यहाँ एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब एक्स की अगर प्लस की वैल्यू होंगी तो वो इधर चलेंगे, एक्स की अगर नेगेटिव वैल्यू होंगी तो इधर चलेंगे, वाई की पॉजिटिव वैल्यू होंगी ऊपर जाएंगे, वाई की नेगेटिव वैल्यू होंगी नीचे जाएंगे। ये आपने 9th में किया भी होगा। ठीक है, अब देखिए तो भैया पहली समीकरण के 2 हल हैं, उन्हें दर्शाओ पहले इस पे। तो पहली समीकरण का पहला हल है -7,5, यानी एक्स पे जाना है -7 और वाई पे जाना है +5। तो भाई -7 वो भी किस पर, एक्स अक्ष पर, किधर जाना है, इधर। और ध्यान रखिएगा ये जो आप खाने खींचोगे ना, ये खाने भी बराबर होने चाहिए, एकदम एक्यूरेट, तभी जाके ग्राफ अच्छा बनेगा। मैं तो यहाँ ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि खाने तो नाप के नहीं खींच सकता अंदाज से, बट आप लोग आराम से 1-1 सेंटीमीटर की खींच लीजिएगा।
अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आए तो आधा सेंटीमीटर खींच लीजिएगा, तो मिला के खाने बराबर हों कितने भी सेंटीमीटर की हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x पे जाना है -7, तो भैया -7 यानी इधर। तो देखिए मान लीजिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4, 5, 6, 7, ये हो गया -7। और y पे जाना है +5 यानी ऊपर। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कहाँ मिलेंगे, लगभग यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग। तो ये जो कटान बिंदु है इन दोनों का, ये कटान बिंदु कितना होगा, -7,5 होगा, ये कटान बिंदु, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट 0,6, x पे 0 लेकिन y पे +6, तो x पे 0 ये रहा और y पर +6 जाना है। तो ये x पे 0 तो यहीं रहेंगे, क्योंकि 0 वैल्यू x की, तो मूल बिंदु पर ही होगा, ना इधर जाना ना इधर जाना, 0 यहीं रहना है। और y पे +6 तो यानी कि ऊपर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया आपका 0,6। तो ये पहली बीजगणितीय समीकरण के दोनों हल मैंने दिखा दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल रखकर लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। तो अब स्केल की जरूरत पड़ने वाली है प्यारे, ठीक है। तो भाई आ जाइए, लाइन खींचनी है प्यारे। तो आप लोग नापतोल करके आइएगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा बता रहा हूँ यार। देखिए मेरा काम ये है कि आपको 100% दे दूँ, जैसे कि आप पेपर में भी 100% दे के आए और आप नंबर भी 100% ही लेकर आए। ओहो, हिलो मत हिलो मत हिलो मत हिलो मत, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई हमारी। कौन सी बीजगणितीय समीकरण है ये, पहली है, ठीक है, पहली वाली है, 42 वाली आई थिंक, है ना। ऐसे दूसरी के अब 2 हल हैं। दूसरी का 2 हल कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। अब इन्हें दर्शाओ। तो x पे 3 और y पे -1, x पे +3 y पे -1, तो +3 यानी इधर 1, 2, 3 और y पर -1 यानी नीचे की ओर, तो ये -1 यहाँ होगा, ये लगभग यहाँ पर आके मिलेंगे, ये कटान बिंदु होगा, ठीक है। 3, -1। दूसरा हल क्या, 0,2, x पर 0 लेकिन y पर -2, तो x पर 0 तो यही होगा, y पे -2 यानी नीचे, तो 1, 2 यहाँ कहीं होगा, तो 0,-2, ये 2 बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी दूसरी रेखा का ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चीज क्लियर हो रही है ना। ये हो गया हमारा दूसरी समीकरण, ठीक है। तो 2 बीजगणितीय समीकरण बनाई थी, पहली वाली का ग्राफ ये है और दूसरी वाली का ग्राफ ये है। तो हमसे ये भी कहा था कि इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इनको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर दिया। इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर बच्चों सवाल में वो ये भी कहते कि x की जो आफताब है उसकी वर्तमान उम्र बताओ कितने वर्ष का है वो इस समय, और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है, अगर वो ये कहता प्रश्न में, ये कहा नहीं है वैसे, तो हम क्या करते कि इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाते। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में बहुत सारा गैप है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये गैप कम होता जा रहा है, यहाँ के गैप कम हो गया है। तो इनको और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट देंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को काट देंगी। जिस बिंदु पर ये दोनों लाइनें आगे बढ़ाने पर काटेंगी वो कटान बिंदु, जो कटान बिंदु निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए अंदाजे से बता रहा हूँ, जैसे ये आगे बढ़ के गई इस तरीके से और ये आगे बढ़ के गई कुछ इस तरीके से, और ये मान लीजिए यहाँ पे आके काट दिया इन्होंने, यहाँ पे आके ये काट दिया, तो ये कटान बिंदु कुछ तो निकल के आएगा। भाई x की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे और y की वैल्यू कुछ होगी, तो ये जो कटान बिंदु होगा, तो कटान बिंदु जो निकल के आएगा, जो पहला मान होगा वो होगा x का, और जो दूसरा मान होगा वो होगा y का, ठीक है। पहला मान होगा x का, दूसरा मान होगा y का। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे पूछा नहीं है, सॉल्व करोगे आप तो जो x की वैल्यू है वो आएगी आपकी 42 और y की वैल्यू है वो आएगी आपकी 12। कितनी आएगी? 12। तो यानी कि
आफताब की जो वर्तमान उम्र है, यानी आफताब इस समय 42 वर्ष का है और उसकी पुत्री इस समय 12 वर्ष की है। लेकिन ये चीज़ पूछी नहीं है, मैं आपको आगे तक की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफों का जो कटान बिंदु होगा ना, उस कटान बिंदु में जो पहला मान होगा वो आफताब की वर्तमान उम्र होगी, जो दूसरा मान होगा वो उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र होगी। लेकिन यहाँ पूछा नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ये कहा था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। तो दो समीकरण हमने बनाई थी एक्स वाई की फॉर्म में, वो बीजगणितीय समीकरण थी, और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करो तो हमने उसका ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है और सीधे लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों। ये तो आपने समझा क्या कॉन्सेप्ट था सवाल को करने का। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज खत्म और आने वाली कई एक्सरसाइज खत्म, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइजों में भी हम ऐसे ग्राफ बनाने वाले हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पूरा सब कुछ यही करने वाले हैं। तो अभी से समझ के चलिएगा पहले सवाल से, ठीक है। और यार देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना पसीना बहा रहा हूँ, तो यार उस हिसाब से आप लोग फल नहीं देते हैं। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को इतना शेयर किया करो कि व्यूज बहुत अच्छे खासे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं, आपके जानकारी को उन्हें बताइए, उन्हें वीडियो दिखाइए कि बहुत बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, ऑफलाइन से कई गुना। आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे ना, उनसे कई गुना और बहुत बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। पूरे साल ऐसे ही पढ़ाएंगे, बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, हर चीज़ को तोड़ के एकदम आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने भी वीडियो को शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करके जाइएगा और अपने फ्रेंडों को जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। बाकी अगला प्रश्न अगले वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।